Dear students, welcome to लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ साथ कामयाबी हमारे साथ। डियर स्टूडेंट्स, हमने एमडी कैट केमिस्ट्री में से फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस ख़त्म कर लिया था। नेक्स्ट इनऑर्गेनिक स्टार्ट की थी, जिसके टॉपिक 1 पीरियड्स का हमने पहला लेक्चर पढ़ लिया था, जिसमें हमने एटॉमिक रेडियस और डिफरेंट पीरियोडिक ट्रेंड्स पढ़े थे। डियर स्टूडेंट्स, अब है यूएचएस के सिलेबस में से जो पीरियड है हमारे पास, पीरियड्स में से हमने ये टॉपिक पढ़ने हैं: इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हाइड्रेशन एनर्जी, ऑक्सीडेशन स्टेट, हैलाइड्स एंड ऑक्साइड्स। इसमें से ऑक्सीडेशन स्टेट आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। बाकी चारों टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है टेंडेंसी ऑफ द मेटल्स टू कैरी इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस दो बातों पे डिपेंड करती है। एक तो प्रेजेंस ऑफ रिलेटिवली लूज इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एलिमेंट, और दूसरा ये डिपेंड करती है ईज ऑफ देयर मूवमेंट इन द सॉलिड स्टेट। यानी दो बातें हैं, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद हों और दूसरा वो इजीली मूव भी कर सकें। और फ्री इलेक्ट्रॉन इजीली तब मूव करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन इजीली तब मूव करेंगे जब लो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, जब मेटल्स होंगी। फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को? एटॉमिक रेडियस है, ईज ऑफ मूवमेंट है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर एटॉमिक रेडियस बड़ा होता जाएगा मेटल्स का, तो उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होती जाएगी। ये हम बात कर रहे हैं मेटल्स की, कि मेटल्स का साइज जितना बड़ा होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। साइज के बड़ा होने से ईज ऑफ मूवमेंट भी ज्यादा होती है। ईज ऑफ मूवमेंट ज्यादा होने से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। और तीसरा फैक्टर है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ज्यादा होने से भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा हो जाती है। ये तीन फैक्टर हैं जो तीनों का रिलेशन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से डायरेक्ट है। अगर हम ग्रुप्स में देखें तो एटॉमिक रेडियस, ईज ऑफ मूवमेंट और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ग्रुप्स में एटॉमिक रेडियस बढ़ता है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बढ़ती है। ग्रुप्स में एटॉमिक रेडियस बढ़ने से ईज ऑफ मूवमेंट बढ़ती है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बढ़ती है, जबकि ग्रुप्स में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। इसी तरह अगर हम पीरियड्स में चेक करें तो पीरियड्स में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बेस करती है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। अक्रॉस द पीरियड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, बशर्ते कि वो मेटल हो। जैसा कि देखें, ये हमारे पास सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है। लिथियम मेटल है, ब्रिलियम भी मेटल है, बाकी सारी नॉन मेटल्स हैं। अब लिथियम और ब्रिलियम सिर्फ कंडक्टर हैं, बाकी नॉन कंडक्टर हैं, क्योंकि बाकी सारी नॉन मेटल हैं। लिथियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ब्रिलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। यही वजह है ब्रिलियम की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लिथियम से ज्यादा है। तो जितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, मेटल्स की कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होती है। इसी तरह अगर हम थर्ड पीरियड्स को भी देख लें, ये हमारे पास सोडियम है, दूसरा मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, फिर सिलिकॉन है और फिर सारी नॉन मेटल हैं। अब इसमें पहली 3 मेटल्स हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के 2 हैं और एल्यूमिनियम के 3 हैं। यही वजह है एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी इन तीनों मेटल्स में से सबसे ज्यादा है। फिर यकदम जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ड्रॉप कर गई है। उसकी वजह यह है कि बाकी सारी जो सिलिकॉन है ये सेमी मेटल है और बाकी सारी यहाँ पर नॉन मेटल्स हैं, जिसकी वजह से उनकी कंडक्टिविटी देखें 0 को टच कर रही है, 0 एक्स एक्सेस को। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कॉइनेज मेटल की एक्स्ट्राऑर्डिनरी सबसे ज्यादा होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में। कॉइनेज मेटल का तल्लक ग्रुप 1b से है और इसमें कॉपर आता है, सिल्वर आता है और गोल्ड आता है। इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है। अब हम बात करते हैं एक नॉन मेटल की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, और वो नॉन मेटल है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ कार्बन है। वो नॉन मेटल एक एलोट्रॉप है कार्बन का। कार्बन के 2 मेन और एलोट्रॉप में से एक डायमंड है। डायमंड इज नॉन कंडक्टर वाइल ग्रेफाइट इज कंडक्टर।
ग्रेफाइट में हर कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होता है, डायमंड में हर कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होता है। आप इस कार्बन को देखें 4 से जुड़ा है, ये एक यूनिट दिखाया है। तो जब एक कार्बन 4 से जुड़ा होगा तो उसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा और वो नॉन कंडक्टर होगा। ग्रेफाइट में हर कार्बन 3 से अटैच होगा, जिसकी वजह से उसका जो चौथा कार्बन होगा वो फ्री होगा और वो पैरेलल टू द लेयर मूव कर सकेगा। ग्रेफाइट में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रेशन एनर्जी। दिस इज द हीट इवॉल्व्ड आर एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ द गैसियस आयन आर डिसॉल्व्ड इन वाटर टू गिव इन्फिनिटली डाइल्यूट सॉल्यूशन। हाइड्रेशन एनर्जी, जैसा कि देखें हम 1 मोल ऑफ गैसियस हाइड्रोजन आयन को अगर डिसॉल्व कर दें वाटर में और इन्फिनिटली डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाएं। इन्फिनिटली डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है जिसमें हीट चेंज नहीं होती ऑन फर्दर डाइल्यूशन, यानी जब हम किसी सॉल्यूट में सॉल्वेंट ऐड करते हैं तो उसमें से हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होती रहती है, क्योंकि आयन सेपरेट होते हैं और उनको वाटर सराउंड करता रहता है। तो वाटर के सराउंड करने की वजह से अट्रैक्शन डेवलप होती है और अट्रैक्शन डेवलप होने की वजह से हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ती है। लेकिन जब सारे आयन सेपरेट हो जाते हैं और आयंस को वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेते हैं, फिर जितना मर्जी सॉल्वेंट डाल दें, अब उसमें हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब नहीं होगी। उसको कहते हैं इन्फिनिटली डाइल्यूट सॉल्यूशन इन विच नो हीट चेंज टेक्स प्लेस ऑन फर्दर डाइल्यूशन। हाइड्रोजन की हाइड्रेशन एनर्जी जो है, जब इसको वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेते हैं तो -1075 किलो जॉल पर मोल है। इसके फैक्टर कौन कौन से हैं? एक इसका फैक्टर है साइज ऑफ द आयन, दूसरा है चार्ज ऑन आयन, तीसरा है चार्ज टू साइज रेशियो और चौथा है चार्ज डेंसिटी। अब इनके हम हाइड्रेशन एनर्जी का इनके साथ रिलेशन देखते हैं। जितना साइज बड़ा होगा हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही कम हो जाएगी, क्योंकि जितना साइज आयन का बड़ा होगा उसकी चार्ज डेंसिटी कम होगी। चार्ज डेंसिटी कम होगी तो फिर उसकी अट्रैक्शन भी कम हो जाएगी आयन उसके साथ, वाटर के साथ। चार्ज ऑन आयन, जितना चार्ज ऑन आयन ज्यादा होगा उतनी ही हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। चार्ज टू साइज रेशियो जितनी ज्यादा होती है हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा होती है। और चार्ज डेंसिटी, चार्ज टू साइज रेशियो को चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं, जितनी ये ज्यादा होती है हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा होती है। अगर हम इसके ट्रेंड्स ग्रुप्स में चेक कर लें तो ग्रुप्स में हम अगर इन फैक्टर्स को देखें तो सबसे पहले हाइड्रेशन एनर्जी का साइज ऑफ आयन, ग्रुप में साइज बड़ा होता है, साइज के बड़ा होने से हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाती है। ग्रुप में चार्ज टू साइज, साइज के बड़ा होने से चार्ज टू साइज रेशियो कम हो जाती है, तो हाइड्रेशन एनर्जी भी कम हो जाती है। और चार्ज टू साइज रेशियो कम होगी तो उसका मतलब है चार्ज डेंसिटी कम होगी। चार्ज डेंसिटी कम होगी तब भी हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाएगी। अगर हम पीरियड्स में इसके हाइड्रेशन एनर्जी के रिलेशन चेक करें इन फैक्टर्स के साथ, तो पीरियड्स में जाते हुए चार्ज साइज ऑफ द आयन छोटा होता है, स्मॉल होता जाता है, जिसकी वजह से हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ती चली जाती है। चार्ज ऑन आयन ज्यादा होता है, हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ जाती है। चार्ज टू साइज रेशियो भी बढ़ती है और हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ जाती है। चार्ज डेंसिटी भी ज्यादा होती है, क्योंकि साइज छोटा हो रहा होता है तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो जाती है। ये देखें हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी है, ये लिथियम +1, सोडियम +1, पोटेशियम, ये सारे पहले ग्रुप से हैं। लिथियम का साइज ग्रुप में छोटा है, साइज छोटा होने की वजह से इसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है। डाउन दी ग्रुप जाते हुए साइज बड़ा होता जाता है और देखें हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती जाती है, लेकिन सबकी एक्सोथर्मिक वैल्यू है। अब जब अक्रॉस दी पीरियड मूव करते हैं लिथियम से बेरिलियम की तरफ, तो देखें हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि साइज छोटा हो गया, चार्ज भी ज्यादा हो गया, चार्ज टू साइज रेशियो भी ज्यादा होगी और चार्ज डेंसिटी भी ज्यादा होगी है, तो अक्रॉस दी पीरियड बढ़ती जाएगी, डाउन दी ग्रुप कम। अगर हम इस ग्रुप में दूसरे में भी चेक करें तो देखें डाउन दी ग्रुप हाइड्रेशन एनर्जी कम होती जाती है। लास्ट में दोनों एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव हैं, इसलिए उनकी हाइड्रेशन एनर्जीज नहीं दी गई। नेक्स्ट है हैलाइड्स। हैलाइड्स आर द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हैलोजेंस। बाइनरी वो कंपाउंड होते हैं जिसमें दो तरह के आयंस या दो तरह के एटम होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, दो तरह के हैं, सोडियम और क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड, दो तरह के हैं, एल्यूमिनियम और क्लोराइड। टाइप्स, ये हेलाइड हमारे पास जो है 3 तरह के होते हैं, आयनिक हेलाइड्स, कवलेंट हेलाइड्स और पॉलीमेरिक हेलाइड्स। आयनिक हेलाइड्स, आयनिक हेलाइड्स होते हैं स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के साथ, ऐसे एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, जिनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा है, जिसकी वजह से उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा विद हैलोजन एटम, और ये आयनिक बॉन्ड बना लेंगे। ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ग्रेटर द आयनिक कैरेक्टर।
इसकी एग्जांपल पोटेशियम सोडियम पहले ग्रुप से हैं जबकि बेरियम दूसरे ग्रुप से है। तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, सोडियम पोटेशियम और बेरियम। ये इलेक्ट्रॉन लूज करके आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी अल्कली मेटल्स की, ग्रुप 1A की, और गेन करने की टेंडेंसी हैलोजेंस की है। यही वजह है सबसे ज़्यादा जो आयनिक परसेंटेज होती है वो पहले और 7वें ग्रुप के जो बॉन्ड होते हैं उनके दरमियान होती है। इनकी प्रॉपर्टीज, इनका 3 डायमेंशनल लैटिस होता है, सारे के सारे सॉलिड्स होते हैं, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, और वाटर में या सोल्यूशन फॉर्म में ये कंडक्टर होते हैं, और या मोल्टन फॉर्म में कंडक्टर होते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट में ये नॉन कंडक्टर होते हैं। इसके बाद है आयनिक हैलाइड्स के मेल्टिंग पॉइंट। आयनिक हैलाइड्स के मेल्टिंग पॉइंट में सबसे ज़्यादा फ्लोराइड्स होते हैं, क्योंकि इनकी लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इनका साइज स्मॉल होता है फ्लोराइड का, जिसकी वजह से इनकी पैकिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है। उसके बाद क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, साइज बड़ा होता जाएगा, लैटिस एनर्जी कम होती जाएगी, पैकिंग वीक होती जाएगी, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट कम होता जाएगा। दूसरी टाइप है पॉलीमेरिक हैलाइड्स। ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जैसा कि बेरिलियम, गैलियम और एल्यूमिनियम बनाते हैं। पॉलीमेरिक हैलाइड्स का मतलब है ये आपस में लिंक करके बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं। जैसा कि देखें AlCl3 है, इधर भी AlCl3। AlCl3 में एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, 3 बांड है, 3 बांड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये दूसरे एल्यूमिनियम क्लोराइड का जो क्लोरीन है वो एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड बना लेता है। इस तरह इस एल्यूमिनियम के 4 बांड हो गए, 4 बांड का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसका जो एक क्लोरीन है वो दूसरे एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, जिसकी वजह से इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये जो डाइमर बना है, ये डाइमर सिर्फ लिक्विड या सॉलिड स्टेट में बनता है, अगरचे गैसियस स्टेट में सिर्फ AlCl3 एग्जिस्ट करता है, Al2Cl6 नहीं होता है। हेलाइड्स, कोवेलेंट हेलाइड्स हैं। कोवेलेंट हेलाइड्स पीरियोडिक टेबल के राइट साइड पे जो एलिमेंट्स होते हैं वो बनाते हैं, क्योंकि उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम हो जाता है। पीरियोडिक टेबल में राइट साइड से हैलोजेंस हैं, कोई जितना हैलोजन के करीब होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होगा तो आयनिक करैक्टर भी कम हो जाएगा। अगर हम प्रॉपर्टीज इनकी चेक कर ले कोवेलेंट की, तो इनमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, गैसेस या लिक्विड होते हैं, अगर सॉलिड होंगे तो मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, इनसॉल्युबल इन वाटर है, और नॉन कंडक्टर्स हैं। इनमें ना तो फ्री आइंस होते हैं ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम इनके ट्रेंथ चेक कर लें, ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर द आयनिक करैक्टर, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा आयनिक करैक्टर उतना ही ज्यादा होगा। ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं, हमने यहाँ पर हेलाइड्स के ट्रेंड चेक करने हैं। हमने चेक करना है कि इनके साथ बॉन्ड कैसे बनता है, हेलाइड्स के साथ जब ये सारे एलिमेंट्स बॉन्ड बनाते हैं तो आयनिक करैक्टर कैसे वेरी करता है। अक्रॉस द पीरियड अगर हम चेक कर लें तो अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, क्योंकि फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, लेकिन उसका डिफरेंस जो है वो कम हो जाता है। वजह क्या है, देखें लिथियम और फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा इस पीरियड में। बेरिलियम थोड़ा सा इसके करीब हो गया, बेरिलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, जिसकी वजह से फ्लोरीन से डिफरेंस कम हो गया। और सबसे कम डिफरेंस किसके दरमियान होगा, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के दरमियान। तो क्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम हो जाएगा और आयनिक करैक्टर भी कम हो जाएगा। अगर हम डाउन दी ग्रुप जाएं तो डाउन दी ग्रुप जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा हो जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होने से आयनिक करैक्टर भी ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा आयनिक करैक्टर सीजियम और फ्लोरीन के दरमियान है। क्यों? फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है और सीजियम की सबसे कम है। तो सीजियम फ्लोराइड 92% आयनिक होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज्यादा है, आयनिक करैक्टर भी ज्यादा। ये देखें, ये शुरू वाले जो है हमारे पास आयनिक हैं और राइट साइड पे कोवेलेंट हैं। ये आयनिक क्यों है? क्योंकि इनका हैलोजन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। याद रखिएगा, दो एलिमेंट जितना एक दूसरे से दूर पड़े होते हैं पीरियोडिक टेबल में, उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है। तो लेफ्ट साइड पे आयनिक है, राइट साइड पे कोवेलेंट है, दरमियान में हमारे पास जो है वो पॉलीमेरिक हैं। ये हमारे पास आ जाएंगे एल्यूमिनियम और गैलियम वगैरह, बेरिलियम, एल्यूमिनियम और गैलियम। हेलाइड्स, अगर एक ही मेटल के दो डिफरेंट हेलाइड्स हों तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो होगा आयनिक होगा, जबकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कोवेलेंट। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले में आयनिक करैक्टर ज्यादा होगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले में कोवेलेंट करैक्टर ज्यादा होगा। जैसा कि PbCl2 है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है तो इसमें आयनिक करैक्टर ज्यादा है, और PbCl4 में +4 है तो आयनिक करैक्टर कम है।
वजह क्या है? क्योंकि +4 में ग्रेटर पोलराइजेबिलिटी होती है। कैटाइन पर जितना ज्यादा चार्ज होता है उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होती है। जितनी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है उसमें कोवेलेंट करैक्टर उतना ही ज्यादा होता है। लास्ट टॉपिक है ऑक्साइड्स, कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन ऑक्साइड जो है वो 3 तरह के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर। हमारी बुक में जो ऑक्साइड्स की क्लासिफिकेशन है वो टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग की बेस पे नहीं है, एसिडिक और बेसिक बिहेवियर की बेस पे है। क्लासेस अकॉर्डिंग टू बिहेवियर, अकॉर्डिंग टू बिहेवियर एसिडिक ऑक्साइड हो सकती हैं, बेसिक ऑक्साइड हो सकती हैं या एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो सकती हैं। एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक ऑक्साइड देखें अक्रॉस द पीरियड जाते हुए नॉन मेटालिक करैक्टर बढ़ता है। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर यूजुअली बेसिक, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर यूजुअली एसिडिक, और ऑक्साइड्स ऑफ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स आर एम्फोटेरिक। तो अक्रॉस द पीरियड नॉन मेटालिक करैक्टर ज्यादा हो जाता है, नॉन मेटालिक करैक्टर ज्यादा होगा तो एसिडिक करैक्टर भी ज्यादा होगा, यानी अक्रॉस द पीरियड एसिडिक करैक्टर ज्यादा होता है। यही वजह है राइट साइड पर एसिडिक हैं। अगर हम डाउन दी ग्रुप कर चेक करें तो डाउन दी ग्रुप मेटालिक करैक्टर ज्यादा होता है। मेटालिक करैक्टर ज्यादा होगा तो मेटालिक करैक्टर के ज्यादा होने की वजह से डाउन दी ग्रुप मेटालिक करैक्टर बढ़ता है, तो मेटालिक करैक्टर बढ़ने की वजह से बेसिक करैक्टर भी ज्यादा हो जाता है। तो डाउन दी ग्रुप बेसिक करैक्टर ज्यादा होता है, क्रॉस दी पीरियड एसिडिक करैक्टर ज्यादा होता है। यहाँ पर देखें पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड पे जो ये वाले हैं ये बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, राइट साइड पे एसिडिक हैं, और दरमियान में ये वाले एलिमेंट जो हैं ये टोटल 11 एलिमेंट्स बनते हैं, ये एम्फोटेरिक हैं। जैसा कि देखें बेरिलियम है, जिंक है, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, जर्मेनियम, टिन, लेड, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ये लेड है, पीबी आना चाहिए यहाँ पे, लेड का सिंबल ठीक नहीं है। नेक्स्ट है ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो एसिड के साथ बेस की तरह और बेस के साथ एसिड की तरह रिएक्शन करते हैं। सब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। रिएक्शन एज अ बेस, जैसा कि जिंक का ऑक्साइड है तो देखें इस बेस की तरह रिएक्शन करेगा एसिड के साथ, सॉल्ट और वाटर बन गया। और रिएक्शन एज एन एसिड, बेस के साथ एसिड की तरह मिलेगा क्योंकि NaOH बेस है, बेस के साथ एसिड और एसिड के साथ बेस की तरह मिल जाएगा। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना ही ज्यादा एसिडिक करैक्टर होगा। जितने किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज्यादा होते हैं उसका एसिडिक करैक्टर उतना ही ज्यादा होता है। जैसे कि देखिए MnO, Mn2O3, MnO2, Mn2O7, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट Mn+7 में है। अगर Mn+7 में ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा है तो इसका मतलब है इसका एसिडिक करैक्टर भी सबसे ज्यादा है। MnO2 में ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, Mn2O3 में +3 और MnO में +2 है। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाएगी तो एसिडिक करैक्टर भी बढ़ता चला जाएगा। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।